नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और देश की बात के साथ मैं हूं अनंत भट्ट। सबसे पहले बात करेंगे उस मामले की जिसने पूरे देश में हलचल मचा रखी है और ये मसला पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना हुआ है। हम बात करें नीट 2024 परीक्षा मामले की, जिसमें अभी कानूनी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। आज भी सुप्रीम कोर्ट में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और कुछ छात्रों की याचिकाओं पर सुनवाई हुई। एनटीए की याचिका में अलग अलग हाईकोर्ट में नीट परीक्षा के खिलाफ लंबित याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर करने की मांग की गई। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। याचिका में एनटीए ने दलील दी है कि 7 हाईकोर्ट में नीट परीक्षा के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गई हैं। ऐसे में अगर अलग अलग सुनवाई होती है तो अंदेशों की वजह से छात्रों के बीच भ्रम बढ़ेगा। इसके अलावा छात्रों की याचिकाओं में पेपर लीक, सीबीआई जांच जैसे मुद्दे सामने आए। इस पर भी एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। अब इन सभी मामलों में 8 जुलाई को सुनवाई होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट छात्रों को भरोसा दिया है कि जो भी अधिकारी जिम्मेदार हैं उन पर कार्रवाई होगी। हमारी सहयोगी सिकरादेव के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में वो बोले कि किसी तरह की गड़बड़ नहीं होने देंगे। पदभार संभालते ही चुनौती सामने है। नीट के छात्रों को इस वक्त आप क्या भरोसा दे सकते हैं? ये मैं निश्चित रूप में सभी छात्रों को आश्वस्त करना चाहता हूं। सरकार पारदर्शिता के पक्ष में है। एक भी छात्र का अन्याय उसके ऊपर नहीं होगा। इस बार 23,33,000 स्टूडेंट्स अपीयर किए हैं। जो मेडिकल कमीशन ने जो कट ऑफ डेट नंबर बताई थी उसमें लगभग 13 लाख स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं। काउंसलिंग अगले महीने में कभी भी शुरू होगी। उस समय में कुछ विसंगति ध्यान में आई, 2-3 प्रकार की विसंगति ध्यान में आई है। कुछ विषय, सारे विषय कई प्रकार के न्यायालय की संज्ञान में है। सुप्रीम कोर्ट सारा चीज़ों को देखभाल भी कर रही है। कल एक बड़ी फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। एक ग्रेस मार्क देने के कारण कुछ विद्यार्थियों को लेट समय कम मिला परीक्षा में अपीयर करने का किसी कारण से, तो उसमें उनको एक पहले ग्रेस मार्क एनटीए ने दिलवाया था, जिसको शायद बहुत पारदर्शी उसमें नहीं हुआ। इसे मन में आया कुछ विद्यार्थियों को, लोग कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने कल एक ऑल्टरनेटिव मेथड सबके सामने रखा कि उन बच्चों को एक बार रीटेस्ट करवा दिया जाए। 1563 बच्चों की री एग्जामिनेशन हो जाएगा। स्पेसिफिक इशू वहाँ था 6 सेंटर की, और 1-2 सेंटर की कुछ अनामोली की ध्यान में आ रही। इन्वेस्टिगेशन स्थानीय पुलिस अधिकारी कर भी रहे हैं। ये सारा विषय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। अगले सुनवाई तक हमें इंतजार करनी चाहिए। भारत सरकार और पूरा उस विषय में कमिटेड है। देश की इतने बड़े संख्या की जो परीक्षा में बच्चे अपीयर करते हैं उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, एक भी चीज़ में गड़बड़ होने नहीं दिया जाएगा। धर्मेंद्र जी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का मकसद था पारदर्शिता लाना एंट्रेंस एग्जाम्स में, तो ऐसे में आपको लगता क्या है गड़बड़ कहाँ हो गई? देखिए, 4750 सेंटर है, उनमें से स्पेसिफिक 8 सेंटर में 2 किस्म की प्रॉब्लम आई है। 6 का समाधान हो गया है, 2 के बारे में इन्वेस्टिगेशन चालू है। उसमें भी सारा विषय सुप्रीम कोर्ट की नज़र में हो रही है। उसमें से मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, 23,33,000 बच्चे परीक्षा दिए हैं। 1,75,000 सीट्स विभिन्न प्रकार की है, MBBS से लेकर आयुष तक, पैरामेडिक्स तक। ये सारे में बच्चों के एडमिशन की एंग्जाइटी स्वाभाविक है। बच्चे साल तक परीक्षा दे के प्रिपरेशन करके परीक्षा देते हैं। उसमें जितना 100% पारदर्शिता के एश्योरेंस हम करते हैं, जो स्पेसिफिक इशू है उसको भी सरकार की संज्ञान में आई है, उसकी भी हम चिंता करेंगे। धर्मेंद्र जी, हम जानते हैं कि ये मामला अदालत में है और अदालत इसका संज्ञान ले रहा है, लेकिन जो विपक्ष है वो ये तमाम आरोप भी लगा रहा है कि बिहार से लेकर गोधरा तक गिरफ्तारियां हुई हैं, लीक के मामले सामने आए हैं। क्या सरकार इसको भी देख रही है? क्या जानकारी है आपके पास? देखो, ये जानकारी छुपी नहीं है, स्पष्ट सभी के सामने है।
ये सारा विषय में सरकार सारा पहलू को गंभीरता से सोच रही है। एनटीए की जो भी अधिकारी इसके लिए जवाबदेही रहेंगे उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो एनटीए की विश्वसनीयता लौटे कैसे, इसके लिए आप क्या एनटीए करेंगे? की विश्वसनीयता, एनटीए आज के दिनों में 1 करोड़ से ज़्यादा विद्यार्थियों की परीक्षा कराती है और यहाँ स्पेसिफिक 8 सेंटरों की अनामोलिस की विषय आई है, विशेष करके 2 सेंटर की। ये सारा विषय को इन दिनों में हमने कड़ी कानून भी लाया है, निगरानी भी रखी है। जेई परीक्षा अच्छे से हो रहा है, सीयूईटी की परीक्षा अच्छे से हो रहा है। दुर्घटना घटी है, इस विषय को मैंने कहा नहीं, जब सरकार के ऊपर भी एक निष्पक्ष व्यवस्था न्यायपालिका ने भी उसके ऊपर नज़र रखा है। मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कोई गड़बड़ी नहीं होगा और एनटीए के ऊपर, एनटीए पारदर्शिता के ऊपर एक लार्जर पिक्चर में मैं जितना सरकार की प्रतिबद्धता है वो करेगी। अब से कुछ देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर ये आरोप लगाया है कि लीपापोती हो रही है और गिरफ्तारियां हुई हैं। जमीन पर जब कार्रवाई हो रही है तो ये मानने के लिए तैयार सरकार क्यों नहीं है कि पेपर लीक हुआ है? सरकार अस्वीकार करने की, छुपाने की विषय कहाँ है कि हमने ग्रेस मार्क में एनटीए ने एक फार्मूला लाया था, उसमें सरकार को और समाज को लगा कि उसमें से थोड़ा और पारदर्शिता लानी चाहिए। कुछ फार्मूला लेके कोर्ट के सामने रखा गया, कोर्ट ने कहा कि उसको ही करो जी। किया गया है, किसको लिपापोती किया गया है, किस विषय का लिपापोती किया गया है, ये सारा विषय फिर मैं विनम्रता से कहूँगा आदरणीय पेपर बेचे गए, ये तो आरोप है ना, ये तो आरोप है, कोई प्रमाण तो उसमें नहीं है। किसी की आरोप पे मैं क्या कह पाऊँ? पर पुलिस ने कार्रवाई की है, ये कहा जा रहा है। पुलिस, देखो पाटना पुलिस को कार्रवाई पूरा करने दो, मेरे पास जितनी जानकारी है वो कार्रवाई हो रही है, ये सारा विषय सबकी संज्ञान में है। आप कह रहे हैं कि एक दुर्घटना घटी है और एनटीए अच्छे से काम करती रही है, लेकिन एंट्रेंस एग्जाम के सेंट्रलाइजेशन को लेकर एनटीए का गठन हुआ था और तब से ये काम हो रहा है। तो ऐसे में लगता है इस तरह की दुर्घटनाएं आगे ना हो, उसको लेकर किस तरह की दुर्घटनाएं ज्यादा हुई है, इसीलिए कभी 8 साल पहले तत्कालीन एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से ही एनटीए बनी है। एनटीए सरकार के निर्णय इम्प्लीमेंट सरकार ने किया, लेकिन इसकी फैसला कुछ राज्यों ने अपने तरीके से मेडिकल एंट्रेंस को नियंत्रण करना चाहे, कई प्रकार के आरोप आपत्ति आई, कोर्ट कचहरी में मामला पहुंचा, सारे को दिखते हुए एक अथॉरिटी बनाई गई है। वो अथॉरिटी को पुख्ता करना, 100% निर्भुल करना, ये हम सभी की दायित्व है। सरकार आश्वस्त सबको करती है कि उसमें से कोई चूक होने नहीं दिया जाएगा। 1-2 घटना को आई है सामने, उसमें सरकार कड़ी कार्रवाई करेगी। वन नेशन वन एंट्रेंस एग्जाम का जो विजन है, इसको आप लेकर आगे कैसे बढ़ने वाले हैं? ये विषय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुई है, पारदर्शिता लाने के लिए कि जिस प्रकार की कई राज्यों में मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन को, इंजीनियरिंग कॉलेज एग्जामिनेशन को अव्यवस्थित कराया गया, उसको मैनिपुलेट कराया गया, उसको ध्यान में रखते हुए ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सरकार ने उसको अमल किया है। अब उसको ठीक करना ये हमारी दायित्व है और ठीक ही हो ही रहा है। जी, एक आखिरी सवाल, जो छात्र हैं जिनको एक तरह से रीटेस्ट देना है, उनके लिए एक शिकायत भी है, उनको अगर आप भरोसा दे सकें। एडमिशन टिकट्स कुछ लोगों को जो रीटेस्ट देना चाहते हैं वो उनको नहीं मिला है और कुछ ऐसे सेंटर्स उनको मिल रहे हैं जो बहुत दूर हैं। देखिए, कल ही तो फैसला हुआ है, रीटेस्ट करना 1563 बच्चा जो चाहे वो दे पाएगा, ऑप्शन उनके ऊपर है। जो बच्चे पुराने मार्क के ऊपर टिके रहना चाहेंगे वो टिके रह सकते हो, उसको वो काम पे ला सकते हैं, लेकिन उनमें से जो उनको एक ऑप्शन दिया गया, अगर आपको कम समय मिला है, अगर आपको दोबारा एग्जामिनेशन देना है, आप दे सकते हो। कल ही तो फैसला हुआ है, सबको ईमेल चला गया है, मेरी जितनी जानकारी है एनटीए ने सभी को जानकारी ईमेल कल ही भेज दिया है, वो प्रक्रिया जारी है। तो ये प्रश्न तो थोड़ा आगे का विषय है। अभी तो आज मेरे पास जितना जानकारी सभी को सूचित हो गया है कि आपको एग्जामिनेशन 23 को अगर चाहो तो आप दे सकते हो। तो एनटीए के अंदर अगर किसी कोई जिम्मेदार इसके लिए होता है तो कार्रवाई होगी, किस तरह की कार्रवाई आप सोच? देखो, निश्चित रूप में जो आवश्यक कार्रवाई करना पड़ेगा हम करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र प्रधान जी। तो धर्मेंद्र प्रधान को भी आप सुन रहे थे, उन्होंने आश्वासन दिया है, भरोसा दिया है तमाम छात्रों को, पूरे देश को, कि इस मामले में जो भी उपयुक्त कदम उठाना होगा उसे सरकार जरूर उठाएगी। लेकिन छात्रों की और उनके अभिभावकों की चिंताएं इससे कम होंगी या नहीं होंगी, ये बड़ा सवाल है। इस मामले को लेकर कई छात्र और अभिभावक आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिले, उन्होंने कई मांगों की सूची उनको सौंपी। उनका कहना है कि फिर से परीक्षा करवाई जाए और मामले की पूरी जांच हो।
तो सर ने बोला कि हाँ परमिशन है आपको मिलने के लिए, तो सर ने कहा है कि आप सभी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा और एनटीए पे कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। नहीं, आप लोगों ने अपना क्या इश्यूज रखे थे? क्योंकि हमने कहा कि सर जो पेपर लीक हुआ है इस चीज़ पे एक्शन लीजिए और जो मतलब धांधलेबाजी है उस चीज़ पे भी एक्शन लीजिए, मतलब एनटीए से कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। तो उन्होंने कहा हाँ उस गड़बड़ी को हम सब सॉल्व कराएंगे और मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में है, उस चीज़ पे भी एक्शन होगा, जो सुप्रीम कोर्ट कहेगा हम पूरा मानने क्या को आप लोगों ने तैयार ये हैं। कहा कि पेपर लीक हुआ था? क्योंकि कई जो छात्रों का ये कहना है कि पेपर लीक हुआ, एनटीए हाँ कहना नहीं हुआ। हाँ सर ने कहा हाँ मेरे पास भी बिहार का और गोधरा का केस आया है, तो उस चीज़ पे भी कार्रवाई चल रही है और सारे केस आपके रिजॉल्व किए जाएंगे। मैं स्वतः तो वादा करके आया हूँ, मैं आपके भरोसे पे जा रहा हूँ कि आपने जो मुझे आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा, तो आपके न्याय मिलने के शब्द पे मैं भरोसा करता हूँ। ये मैं शिक्षा मंत्री पर भी नहीं करूँगा तो किस पे भरोसा करूँगा, इसलिए मैं उनके भरोसे से मैं स्वतः एज ए कन्नौज से आया हूँ, मैं आज वापस चला जाऊँगा। और इस मसले के तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए शिक्षाविद अनीता रामपाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा पहला सवाल ये, इस पूरे मसले को अगर देखें तो 2-3 दिनों के घटनाक्रम में ऐसा लग रहा है कि पूरा मामला जो है ये 1563 छात्रों के ग्रेस मार्क्स के इर्द गिर्द घूमता नजर आ रहा है। लेकिन जो छात्रों की शिकायतें आ रही हैं, जो इसकी व्यापकता है, उससे लगता है कि मसला कहीं ज्यादा बड़ा है। आप क्या सोच रही हैं इस पर? एक विस्तृत जांच इसमें जरूरी हो गई है। बहुत जरूरी है और ये एक बहुत विस्तृत जांच होनी चाहिए जिसमें एनटीए की अपनी भूमिका और उस पूरी संस्था की कितनी तैयारी है ये सब काम करने के लिए, वो भी होनी चाहिए। और ये सुप्रीम कोर्ट ही करा सकते हैं, क्योंकि सरकार तो हमें मालूम है कि बात टाल रही है। दिख भी रहा है कि सिर्फ ग्रेस मार्क्स को ले लिया, बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है और बल्कि चीजों को छुपाया जा रहा है। और सबसे दुख की बात है, जैसे अभी आप दिखा रहे थे कि छात्र हैं, उनके माँ बाप हैं, कितना कुछ गिरवी रख के, कितना समय, कितनी अपनी ऊर्जा और कितनी अपनी जो आर्थिक रूप से भी कितना कुछ गिरवी रख के वो अपने बच्चों को इस टेस्ट के लिए लाते हैं। और अब वो अगर इतना भी विश्वास नहीं कर पाए कि ये पूरी विश्वसनीयता है इसकी कि नहीं, तो उनके साथ ये बहुत अन्याय है। और हम जानते हैं, मतलब ये क्यों हमारे अकादमिक लोगों ने क्यों इस तरह के केंद्रीकरण का बहुत पुरजोर इसका हमने विरोध किया है कि ऐसे केंद्रीकृत जो एग्जाम्स होते हैं, एक ही संस्था वो नौकरी की भी दे रही है, वो फेलोशिप के एग्जाम्स ले रही है, वो एंट्रेंस के एग्जाम ले रही है और अकादमिक उसका अपना ढांचा बिल्कुल खोखला है। अनीता जी, 2-3 बातें मैं यहाँ पे आपसे जानना चाहता हूँ। पहली बात तो ये, आपने केंद्रीकृत व्यवस्था की बात की। अगर डिसेंट्रलाइज व्यवस्था की बात करें तो राज्यों में पेपर लीक होते हैं, वहां पर पेपर आउट हो जाते हैं, परीक्षाएं रद्द करनी पड़ती है, पहली बात। दूसरा सवाल मेरा, जो अभी शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया है पूरे देश को, क्या वो भरोसा जगाएगा छात्रों के अंदर, उनके अभिभावकों के अंदर? तीसरा जो मेरी बात है आपसे वो ये कि एक परीक्षार्थी जब जाता है सेंटर पर तो उसके साथ सपने जुड़े हैं, उसके साथ उसका समय जुड़ा है, उसके साथ उसके माता पिता के संसाधन जुड़े हैं। ये तभी सभी चीजें दांव पर लगी होती हैं। एक पारदर्शी, एक फूल प्रूफ व्यवस्था हम क्यों नहीं दे पा रहे अपने छात्रों को? मैं यही कह रही थी, जो आपने मुद्दे रखे मैं वही कह रही थी। और इसलिए मैंने कहा कि आप सुनिए कि केंद्रीकृत जो इतना बड़ा इम्तिहान जिसमें लाखों लोगों को टेस्ट किया जा रहा है एक ही इम्तिहान से, ये अकादमिक रूप से बिल्कुल सही नहीं है। ये कभी सही जांच नहीं कर सकता। और इसमें जितने लोग हैं जो आएंगे वो सिर्फ कोचिंग इंडस्ट्रीज और इसके बहाने आएंगे। हमने सीयूटी में भी देखा है, अब हमारी यूनिवर्सिटीज में भी यही हो रहा है कि वो सही एंट्रेंस होता ही नहीं है, वो क्योंकि वो सही आकलन ही नहीं हो पाता। जो लोग जिनके पास संसाधन है वही ये कोचिंग लेते हैं, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं उनको चांस ही नहीं मिलता है। और इतने लार्ज कंपेटिटिव एग्जाम में दुनिया भर की हमें रिसर्च भी बताती है कि वो सिर्फ सोशल एडवांटेज, मेरा आर्थिक और सामाजिक कितने मेरे संसाधन है, उसको जांचता है। वो एक व्यक्ति की समझ, उसकी गहराई, उसकी इच्छा, रुचि, जो भी आगे करना है उसमें नहीं। तो इसीलिए जो एकेडमिक्स हैं उन्होंने कहा है कि ये वन एंट्रेंस टेस्ट, वन एजेंसी, पूरा कंट्रोल उसके हाथ में। ये सभी के लिए, जो छात्र जो ट्राई भी कर रहे हैं, जो कितने साल अपने लगा रहे हैं, सभी के लिए न्यायपूर्वक आकलन नहीं दे सकता। और आप जानते अनीता जी, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी क्योंकि एक और खबर है, वो भी परीक्षार्थियों से जुड़ी हुई खबर है, उस पर भी आपका व्यू पॉइंट हम जानना चाहते हैं। लेकिन उस खबर पर हम आगे बढ़ें
उससे पहले एक और अहम खबर अपने दर्शकों को हम दिखा देते हैं, और ये खबर आ रही है G7 समिट से। G7 की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की मुलाकात हुई है, और इस मुलाकात पर सबकी नजरें हैं। ये मुलाकात भारतीय समय के मुताबिक आज रात 9:45 बजे के बाद होनी है, आपको बताएं। लेकिन उससे पहले जॉर्जिया मेलोनी ने उनका औपचारिक स्वागत किया है। स्वागत की तस्वीरें आप देख सकते हैं, आपको बताएं। और ये तस्वीरें भारत और इटली के उम्मीदों भरे संबंधों की गवाह बन रही हैं। जी हां, इटली में G7 का ये समिट चल रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनका पहला विदेश दौरा है, और इस बड़े समिट में पहुंचकर उन्होंने अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है, उनके साथ द्विपक्षीय चर्चा की है। और आज भारतीय समय के मुताबिक रात करीब 10 बजे उनकी जो औपचारिक मुलाकात होनी है, जो उनकी द्विपक्षीय बातचीत के लिए द्विपक्षीय मुलाकात होनी है इटली की प्रधानमंत्री के साथ, वो आज रात 10 बजे होनी है। उससे पहले पीएम मोदी का स्वागत जॉर्जिया मेलोनी ने, इटली की प्रधानमंत्री ने किया, और गर्मजोशी यहां पर साफ देखी जा सकती है। और भारत और इटली के संबंधों को एक नया आयाम देने के लिए आज की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। पूरे दुनिया की निगाहें इस मुलाकात पर टिकी हैं। नीट की परीक्षा करवाने वाली संस्था एनटीए को 18 जून को यूजीसी नेट भी उसकी परीक्षा भी करवानी है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसके लिए अब तक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं। जो इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं वो काफी बेचैन दिखाई दे रहे हैं। ये समय तो है उनकी तैयारी करने का, लेकिन वो प्रवेश पत्र को लेकर परेशान है। प्रवेश पत्र में देरी को लेकर तरह तरह की अफवाहें भी फैलने लगी हैं। अलग अलग राज्यों में मौजूद हमारे सहयोगियों ने जानी प्रतिभागियों की राय। यूजीसी नेट का एग्ज़ाम 18 तारीख को होना है और आज 14 तारीख हो गई है। ऐसे में जो एप्लीकेंट्स 18 तारीख को एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं वो बेहद परेशान हैं कि आखिर अभी तक उनका एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया है, प्रवेश पत्र क्यों नहीं आया है। क्योंकि एनटीए ने जो नीट का एग्ज़ाम कराया और उसमें जिस तरीके से अनियमितताएँ हुई, उसके बाद तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो जो नेट की तैयारी कर रहे हैं छात्र, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके का क्या वो सोच रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकांक्षा चौरसिया है। क्या तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं नेट की तैयारी कर रही हूँ, मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है। कब है एग्ज़ाम? 18 जून को। और अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आया है। तो कैसा लग रहा है आपको? कितना डाउट? सर चिंता हो रही है, अगर सेंटर दूर मिला तो हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, इस बात की चिंता हो रही है। आपका क्या नाम है? सुरुचि साहू। क्या तैयारी कर रहे हो? यूजीसी नेट सोशियोलॉजी से। सोशियोलॉजी से आप भी कर रहे हैं? यस सर। एडमिट कार्ड आपको भी? सर एडमिट कार्ड अभी तक आया नहीं है और पता नहीं सेंटर कहाँ देगा, इसकी चिंता हो रही है सभी स्टूडेंट को, मुझे भी और मेरे फ्रेंड्स को भी, सबको टेंशन हो रही है। आज 14 तारीख हो गया और अभी तक 18 को एग्ज़ाम है, अभी तक एडमिट कार्ड आया नहीं है सर। कल सैटरडे संडे है, फिर ऐसे में? हाँ सर, पता नहीं निकल पाएगा नहीं आएगा, पता नहीं, इस चीज़ का बहुत टेंशन है। अभी नीट का एग्ज़ाम भी एनटीए ने कराया, उसमें भी कई सारे सवाल उठे। ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ लापरवाही है? हाँ सर, बहुत ज़्यादा लापरवाही लग रहा है, अब पता नहीं। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम हरिलाल यादव है। क्या तैयारी कर रहे हैं? मैं भी नेट का NF-OBC के लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ। नेट का एग्ज़ाम 18 जून को है। तो आपका भी एडमिट कार्ड नहीं आया? जी हाँ, सिटी बस इंटीमेशन आया है और एग्ज़ाम मतलब एडमिट कार्ड नहीं आया है। और एनटीए नेट अगर चाहती तो जो प्रिपरेशन अभी कर रही है, जो एडमिट कार्ड जारी कर, उसको 1 महीना पहले शुरू करती हैं, क्योंकि 1 महीना पहले तो फॉर्म फिलअप हो चुका है उनके पास, तो अब स्टूडेंट बढ़ने का कोई चांस तो है नहीं। तो वो चाहें तो 15-20 दिन पहले तैयारी करके वो एडमिट कार्ड जारी कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं पिछले 2 साल से ऐसे ही हो रहा है कि 1 दिन 2 दिन पहले एग्ज़ाम सेंटर पता चलता है। इस चक्कर में एक मेरा फ्रेंड था, उसका एग्ज़ाम भी छूट गया था, और एक बार तो नागपुर दे दिए थे। तो ऐसा एनटीए की नेट की तरफ से लापरवाही हो रही है, जो कि स्टूडेंट के भविष्य के साथ एक खिलवाड़ है, बोल सकते हैं। अच्छा, मतलब आपका नाम क्या है? मेरा नाम भानु प्रताप साहू है। भानु प्रताप जी, अगर मान लीजिए सेंटर आपने रायपुर भरा, तो क्या सेंटर बदल भी जाता है? सर बाद में जैसे एडमिट कार्ड रिलीज़ होने के बाद सेंटर चेंज नहीं होता है सर। एक बार एडमिट कार्ड आपको दे दिया तो आप, हमारे पास टाइम ही नहीं है सर।
आज 18 तारीख को पेपर और आज 14 हो गया, तो अगर 2 दिन में वो सेंटर हमको देता है तो हम एप्लीकेंट कैसे करेंगे कि हमारा सेंटर चेंज करो? ऐसा मेरा कहने का मतलब ये कि जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा, उसमें रायपुर सेंटर रखा और जब एडमिट कार्ड आए तो उसमें जगदलपुर हो जाता है। नहीं सर, वो पहले सिटी इंटीमेशन देते हैं कि आपको इस सिटी में आपका एग्जाम होगा, वो सिटी इंटीमेशन देते हैं, तो ऐसा फिक्स है कि हमको मिल गया। हाँ सर, सिटी इंटीमेशन दे देते हैं, सिटी इंटीमेशन मिल चुका है अभी हम लोग। एडमिट कार्ड नहीं आया? एडमिट कार्ड नहीं आया है। सिटी हमको पता है कि रायपुर में होगा, एडमिट कार्ड नहीं आया। किस तरीके की व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं सर? दिक्कत ये ऐसा होता है सर कि जैसे हमको पता है कि ये रायपुर, जैसे अब मैं लोकल रायपुर से हूँ तो मुझे पता है कि रायपुर में कौन कॉलेज कहाँ पे है, कौन सी स्कूल कहाँ पे है, लेकिन जो बाहर से आते हैं, जैसे गाँव से कोई आ रहा है और उसको सिटी मिला है रायपुर और उनका सेंटर दे दिया है कुछ ऐसे कॉलेज, और हम देखते हैं कि जो यहाँ जो कॉलेज है वो बाहर ही रहा है, मतलब 20-25 किलोमीटर दूर में ही है। अगर ऐसे सिचुएशन में अगर हमको एडमिट कार्ड में हमारा एग्ज़ाम सेंटर अगर कुछ दूर दे दिया, जो एस्पिरेंट है उनको नहीं पता है, तो वो तो ढूंढते ढूंढते ही पागल हो जाएगा और उसके चलते उनकी जो एग्ज़ाम की जो तैयारी है उसमें इफेक्ट पड़ेगा सर। बिल्कुल, एग्ज़ाम की तैयारी में इफेक्ट पड़ता है क्योंकि आज 14 तारीख हो गई है और 18 तारीख को एग्ज़ाम है और कल सैटरडे संडे। तो ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी जो हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, वो बेहद परेशान है कि अगर कहीं सेंटर उनका दूर दे दिया तो वहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। तो आखिरी समय पे जो उन्हें फ्री होकर तैयारी करनी है तो कहीं ना कहीं वो मानसिक दबाव में हैं। रायपुर से जुल्फिकार अली, NDTV के लिए। 18 तारीख को UGC नेट की परीक्षा होने जा रही है और उसका एडमिट कार्ड अभी तक जारी नहीं किया गया है। जल्द से जल्द UGC को एडमिट कार्ड जारी कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे जैसे तमाम छात्रों के मन में एक संशय का भाव पैदा होता है। हर बार UGC 2 या 3 दिन पहले ही नेट की परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी करती है और उस वजह से तमाम छात्र जो हैं उनको उनके सेंटर की ठीक प्रकार से जानकारी मिल नहीं पाती है। अच्छा गर्भिता, मुझे एक बात बताओ, अगर लास्ट टाइम पे आपको भी ऐसा पता लगे कि आपका पेपर जो है पोस्टपोन हो गया, जिस तरीके की अफवाहें आ रही हैं कि पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो रहा है, तो कैसा लगेगा आपको? मुझे बहुत बुरा लगेगा ऑब्वियसली, क्योंकि मैं इतनी टाइम से तैयारी कर रही हूँ और एकदम से मुझे बताया जाए कि मेरा पेपर पोस्टपोन हो गया या कैंसिल हो गया तो मुझे बहुत बुरा ही लगेगा, क्योंकि इतनी सारी मेहनत वेस्ट चली जाएगी। सर एक्चुअली जैसे नीट के पेपर में इतना बड़ा स्कैम हुआ कि घपलेबाजियाँ हुई, और अभी 12 जून का भी एक एग्ज़ाम था NCET का, वो भी कैंसिल कर दिया NTA ने, ऑन द स्पॉट कैंसिल हुआ वो एग्ज़ाम। तो अभी ये टेंशन है कि एक तो एडमिट कार्ड भी नहीं आया है, तो अभी ये टेंशन है कि एडमिट कार्ड आने के बाद भी हमारा एग्ज़ाम कहीं एट द स्पॉट कैंसिल ना हो जाए, 18 जून को ही कैंसिल ना हो जाए, होगा या नहीं होगा। काफ़ी सारी मतलब एक असमंजस सी चल रही है दिमाग में। एक महिला वकील ने हाल ही में सोशल मीडिया पर लिखा कि मुंबई में एक BHK मकान का किराया 50 से 70 हजार रुपए है, तो शहर में आसमान छूते किरायों पर चर्चा गर्म हो गई। अब दुनिया के सबसे महंगे मकान वाले 44 शहरों की लिस्ट में टॉप 3 पर है मुंबई। राजधानी दिल्ली 5वें स्थान पर है। ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के दिलचस्प आंकड़े आपको दिखाते हैं। मुंबई में आशियाना बनाना आसान नहीं, ये कहावत बड़ी पुरानी है। अब महंगे मकानों की ग्लोबल रैंकिंग में मुंबई तेजी से आगे बढ़ रही है। इस साल जनवरी-मार्च के दौरान घर की कीमतों में बढ़ोतरी के मामले में वैश्विक स्तर पर टॉप 44 शहरों में मुंबई का नंबर 3 है। ग्लोबल रियल एस्टेट कंसल्टेंसी कंपनी नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट आई है कि जनवरी से मार्च 2024 के बीच मकानों की कीमतें बढ़ने के मामले में दुनिया के 44 शहरों में मुंबई 3 और दिल्ली 5वें नंबर पर है, जबकि पिछले साल इन्हीं महीनों में मुंबई 6 और दिल्ली 17वें पायदान पर थी। नाइट फ्रैंक की प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स की 2024 की पहली तिमाही रिपोर्ट में कहा गया है, मुंबई में मार्च तिमाही में प्रमुख रिहायशी सेगमेंट की कीमतों में 11.5% की सालाना बढ़त हुई है। तो वहीं 2024 की पहली तिमाही में बेंगलुरु की रैंकिंग में गिरावट आई है और इसी के साथ ये 17वें स्थान पर पहुंच गया है। 2023 की पहली तिमाही में बेंगलुरु 16वें पायदान पर था। जनवरी मार्च में वहां के मकानों की कीमतों में 4.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। महंगे मकानों के मामले में मनीला दुनिया के 44 शहरों में पहले पायदान पर है। फिलीपींस की राजधानी में मकानों के दामों में सालाना 26.2% इजाफा हुआ, जबकि जापान की राजधानी टोक्यो दूसरे स्थान पर है। टोक्यो में मकानों की कीमतों में सालाना 12.5% का उछाल दर्ज किया गया। नाइट फ्रैंक का प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स एक मूल्यांकन आधारित सूचकांक है जो अपने ग्लोबल रिसर्च नेटवर्क से आंकड़ों का इस्तेमाल करके दुनिया के 44 शहरों में प्रमुख रिहायशी कीमतों की चाल पर नजर रखता है। नाइट फ्रैंक के नेशनल डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी बताते हैं कि डिमांड मजबूत हुई है। टॉप
5 से 10% जो मार्केट है वैल्यू के हिसाब से उन शहरों का, देखा ये गया कि ग्लोबली बहुत ही पॉजिटिव माहौल है प्राइम प्रॉपर्टी प्राइसेस को लेकर के, और इसी के साथ में मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों ने और अच्छा प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से ये रैंकिंग्स इम्प्रूव हुई है। तो कारण कई है इसमें, लेकिन मेजर कारण तो यही है कि डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहा और सप्लाई उस हद तक आई नहीं है अभी भी प्रीमियम सेगमेंट में, जिसके वजह से कस्टमर्स का आउटलुक भी पॉजिटिव है ख़रीदने के लिए। और इसी के साथ में ग्लोबली इंटरेस्ट रेट्स में लास्ट समझ लीजिए 15 से 16 महीनों से एक पॉज है। अब अंदाज़ लगाया जा रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स कम होगी, तो उस वजह से हमने देखा है कि ग्लोबली भी इस इंडेक्स में सुधार आया है। इनफैक्ट आई थिंक 4% की ग्रोथ देखी गई है इस ग्लोबल इंडेक्स में 44 शहरों का, जो एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दर्शाता है। राठी बताते हैं कि सरकार में निरंतरता और स्थिरता को देखते हुए कमर्शियल रियल एस्टेट और हाउसिंग सेक्टर पर सकारात्मक असर पड़ेगा और निवेश में दिलचस्पी दिखेगी। ये ज़रूर है कि जो पॉलिसी कंटिन्यूटी होती है उस वजह से काफ़ी कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट्स खास करके जो कमर्शियल रियल एस्टेट को इफ़ेक्ट करते हैं, फिर देन इनडायरेक्टली फिर रेजिडेंशियल को इम्पैक्ट करते हैं, उसमें काफ़ी कंफर्ट आ जाता है। तो उस नज़रिए से ये ज़रूर देख रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मशीनरी में कंटिन्यूटी है, जो 15 साल एक ही सरकार चलने का बेंचमार्क हो जाएगा, उससे काफ़ी कंफर्ट आता है, पार्टिसिपेशन बढ़ जाता है, ग्लोबली भी देखने का नज़रिया है स्टेबिलिटी का, वो पॉजिटिव रहता है। तो इन सब के मद्देनज़र कई सारे कॉरपोरेट्स को ग्लोबली हम देखते हैं कि ज़्यादा इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस आएगा इंडियन इकनॉमी में और यहाँ पे पार्टिसिपेट करने के लिए। रिहायशी मकानों की मजबूत मांग में मुंबई, नई दिल्ली की रैंकिंग सुधरना यहाँ की आर्थिक स्थिति के लिए अच्छा संकेत है। मुंबई से कैमरामैन संजय मंडल के साथ पूजा भारद्वाज, एनडीटीवी इंडिया। और सीधे हम रुख करेंगे मुंबई का। पूजा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा, पहला सवाल मेरा ये कि इस उछाल की वजह क्या अर्थशास्त्र का साधारण स्टैंडर्ड नियम है, डिमांड और सप्लाई का गैप, या फिर इसके और भी कारण हैं? दूसरा मेरा ये कि ये जो किरायों का उछाल की बात की जा रही है, मुंबई एट लार्ज है या कुछ खास इलाके इसमें मुख्य तौर पर सामने आते हैं? नहीं, देखिए मुंबई की जब भी बात होती है, यहाँ पर किराए में अगर आप उछाल देखें तो जो प्राइम लोकेशन है वहाँ पर हमेशा किराया बहुत ज़्यादा रहा है। और 1 BHK अगर 50 से 70,000 की जो चर्चा हो रही है उन आउटर एरियाज़ की हो रही है, जहाँ पर किराया उस अमाउंट तक नहीं पहुँचा था, जहाँ पर 35 से 40 के बीच था। तो ये उछाल बीते कुछ समय में हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि डिमांड सप्लाई में गैप, ये इसलिए भी है क्योंकि आप मुंबई में आप जगह की कमी अगर देखें तो यहाँ पर जो नए बिल्डिंग्स तैयार हो रहे हैं, जो नए घर बन रहे हैं, वो पुराने को गिरा के बन रहे हैं। तो रीडेवलपमेंट यहाँ पे ज्यादा हो रहा है क्योंकि जगह की कमी है। इसलिए आप अगर देखें अचानक से जो यहाँ पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, चाहे वो मेट्रो हो, अटल सेतु का बनना, तो आसपास के जो एरियाज हैं अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि वहाँ पर जो नए हाउसिंग स्कीम्स आएंगी, उसके तहत जो घर बनेंगे, तो जहाँ पर लोड है मुंबई का वो कम होगा। और इसके वजह से जो किराए में बढ़ोतरी है, जो मकान इतने महंगे मिल रहे हैं, उसमें थोड़ी कमी आएगी। अभी आप देखें तो 2 BHK का यहाँ पर प्राइस जो आउटर एरियाज़ में आप देखें 1.25 करोड़ के आसपास तक हम ख़रीद पाते थे, वहाँ पर वो अब 2.25 करोड़ तक का भी कुछ वैसे सेगमेंट्स में हो चुका है। तो ये उछाल अचानक से हम देख रहे हैं क्योंकि लोगों ने यहाँ पर अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है। कोविड का जो एक समय था जहाँ पर लोगों को यह एहसास हुआ कि उनके घर छोटे पड़ रहे हैं क्योंकि वर्क फ्रॉम होम था, बच्चों की स्कूल घर से वो कर रहे थे, तो लोगों ने अब वो बचत यहाँ पर करनी थोड़ी सी कम की है। क्योंकि ये सबसे पहले हमारा सवाल होता था ऐसे कंसल्टेंसी एजेंसी से कि इस तरह से बढ़त हम कहाँ देख रहे हैं, जहाँ महंगाई की बात हो रही है, लोगों के पॉकेट पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है, तो इतने महंगे घर खरीदने के लिए, क्योंकि आप प्रीमियम सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं अनंत, यहाँ पे ये बहुत समझना ज़रूरी है कि ये प्राइम ग्लोबल सिटी इंडेक्स का जो ये डेटा है हम उसकी बात कर रहे हैं। जो महंगे घर हैं उनकी कीमतों में बढ़ोतरी, क्योंकि 11% कीमतें बढ़ी हैं मुंबई में तो सालाना के तौर पे, तो अगर कीमतें बढ़ी हैं और प्रीमियम सेगमेंट में भी बढ़ोतरी हो रही है तो अपने आप ही समझना जरूरी है। तो लोगों ने अपने आप को अपग्रेड करना शुरू कर दिया है, 1 BHK से 2 BHK पे जा रहे हैं, या 2 से 4 पे जा रहे हैं, 3 पे जा रहे हैं। इसलिए प्रीमियम सेगमेंट में यहाँ पे बढ़ोतरी देख रहे हैं और इसका सप्लाई कम है, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया कि ऐसे नए घरों की यहाँ पर कमी है, क्योंकि जगह शहर पूजा कहा जाता है और सपनों के शहर में घर एक सपना बनकर ही रह जाएगा बहुत सारे लोगों के लिए। ये कीमतें तो यही इशारा कर रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, पूरी बातचीत के लिए।
चंडीगढ़ से खबर है, वहां के लोगों को मुफ्त पानी की सुविधा नहीं मिलेगी। चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने इस बारे में नगर निगम के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने लोगों को मुफ्त में 20,000 लीटर पानी देने का ऐलान किया था, लेकिन बनवारी लाल पुरोहित ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। अदानी समूह के प्रमुख गौतम अदानी ने आज तंजानिया के राष्ट्रपति सुलूहू सामिया से मुलाकात की। इस मुलाकात को समूह प्रमुख ने नायाब बताया और कहा कि उनके साथ बातचीत अफ्रीका को समझने के लिहाज से अहम रही। ये अफ्रीका के एक अहम देश तंजानिया के साथ लंबे समय तक के रिश्तों के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उनसे कई अहम परियोजनाओं को लेकर बात हुई है। और अब आपके लिए एक सवाल, जिस पर आप अपनी राय हमें QR कोड को स्कैन करके दे सकते हैं और अपना जवाब भेज सकते हैं। सवाल यह है कि क्या 2047 तक भारत विश्व की महाशक्ति हो जाएगा? तो बस स्कैन कीजिए ये QR कोड और भेजिए अपना जवाब।